हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। माय नेम इज डिम्पल नानकानी एंड हम अपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 23 है। आज के लेक्चर में हम इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम क्लास 11th का जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एनसीईआरटी है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लोकेशन, साइज ऑफ इंडिया, द माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स ऑफ द इंडिया। तो आज के लेक्चर में हम साइज और लोकेशन पढ़ेंगे और हिमालयन माउंटेन्स पे देखेंगे। कि अगले वीडियो में आप प्लेन्स, प्लेटूज, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के बारे में जान सकते हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ माय क्लास। दिस इज अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया का लोकेशन समझना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि nearly half of India is in tropics and nearly half of the India is in subtropics. तो इंडिया में ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स दोनों हैं। If I look at the world, so here you have your equator. India is the part of the northern hemisphere. India northern hemisphere में है। इंडिया के जो बाउंड्रीज हैं आप देख सकते हैं, अंडमान निकोबार स्टार्ट्स फ्रॉम 6 डिग्री 45 मिनट्स। ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार में, 6 डिग्री वाला। और मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट्स। तो मेनलैंड इंडिया इट्स 8 डिग्री 4 मिनट्स। अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो इट्स 6 डिग्री 45 मिनट्स विच इज अबाउट द निकोबार। एंड इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स। तो 37 डिग्री 6 मिनट्स है। ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट 6 डिग्री है। मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट्स है। अगर आप नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट्स है। अगर आप वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो 68 डिग्री ईस्ट है और ये 97 डिग्री ईस्ट तक जाता है। तो सदर्न मोस्ट, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेनलैंड टेरिटरी एंड द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेनलैंड टेरिटरी। दो इंपॉर्टेंट चैनल्स या दो इंपॉर्टेंट डिग्रीज याद करना बहुत जरूरी है। एक है आपका 8 डिग्री नॉर्थ, एज यू कैन सी इट हियर। 8 डिग्री इज बिटवीन लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में है 8 डिग्री। इट इज बिटवीन अ फॉरेन टेरिटरी एंड द इंडियन टेरिटरी। तो 8 डिग्री ये है आपका मालदीव्स और ये है आपका लक्षद्वीप। 8 डिग्री इज बिटवीन मालदीव्स एंड मिनिकॉय आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। दो एम के बीच में है 8 डिग्री, मालदीव्स एंड मिनिकॉय आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। और आप देखेंगे 6 डिग्री नॉर्थ से हमारा आपका इंडिया टेरिटरी स्टार्ट होता है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से। और आप देखेंगे अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री है। तो हमारे लिए कुछ डिग्रीज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। क्या सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को, क्या सेपरेट करता है मालदीव्स और मिनिकॉय को, यानी मालदीव्स और लक्षद्वीप को। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। सदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट है। तो आपका पूरे इंडिया का 6 डिग्री 45 मिनट्स है। 8 डिग्री किस किस के बीच में है, 10 डिग्री किस किस के बीच में है, और आपका नॉर्दर्न मोस्ट क्या है और वेस्टर्न और ईस्टर्न मोस्ट क्या है। नॉट ओनली दैट, आपको सिर्फ ये डिग्रीज नहीं याद करनी है, आपको स्टेट्स को भी ध्यान रखना है। आप देखिए ये है आपका द अनडिवाइडेड, दिस इज अ ओल्ड मैप which is about the undivided Jammu and Kashmir and Ladakh. Now, the northernmost point belongs to Ladakh. The southernmost point in the mainland belongs to Tamil Nadu. The westernmost point in the mainland belongs to Gujarat. And the easternmost point in the mainland belongs to Arunachal Pradesh. The northernmost में लद्दाख है, southernmost में mainland में तमिलनाडु है वरना निकोबार आइलैंड्स है, वेस्टर्न मोस्ट में गुजरात है और ईस्टर्न मोस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। तो आप देख सकते हैं। और ये आपके लिए दो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है, एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है आपके लिए 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ 8 स्टेट्स में से पास होता है इंडिया में। कि कौन से स्टेट से पास होता है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है उसके लिए आपके पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, दैट इज योर 82 डिग्री 30 मिनट्स है। 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट आपका ये है। तो आप देखिए ये कौन से स्टेट से 82.5 डिग्री कौन से स्टेट से पास होता है। आप देख सकते हैं यूपी से पास होता है, छत्तीसगढ़ से पास हो रहा है, उड़ीसा से पास होता है, थोड़ा बहुत एमपी से भी पास होता है और आंध्र प्रदेश से भी पास होता है। तो यूपी, एमपी,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से ये पास होता है। अगर आप क्विकली देखें, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमने देखा लद्दाख, सदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड का तमिलनाडु, वेस्टर्न मोस्ट का गुजरात एंड द ईस्टर्न मोस्ट इज अरुणाचल प्रदेश। हमने ये देखा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन से स्टेट से जाता है। आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको आप याद कर सकते हैं। द शॉर्ट फॉर्म इज यूपी कोमा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और एमपी के भी रीजन से ये पास होता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म रिमेंबर करने के लिए है यूपी कोमा। तो ये है आपका बेसिकली फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आप इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, 23.5 डिग्री नॉर्थ कौन से स्टेट से पास होता है, 82.5 डिग्री ईस्ट कौन से स्टेट से पास होता है, ये हमने देखा। आप आगे देख सकते हैं इंडिया की कैसे और उसके नेबर्स क्या है। तो अगर हम देखें इंडिया के बेसिकली यू हैव नेबर्स लाइक बांग्लादेश, यू हैव चाइना, यू हैव बांग्लादेश, you have China, you have Pakistan, you have Nepal, you have Myanmar, you have Bhutan, and you have Afghanistan. ये इंडिया के नेबर्स हैं. We have nearly these neighbors 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So Bangladesh, you have China, you have Pakistan, you have Nepal, you have Myanmar, you have Bhutan and you have Afghanistan. और एक श्रीलंका भी हमारा नेबर है. अगर हम देखें नेबर्स में सबसे ज़्यादा बॉर्डर्स हमारा बांग्लादेश के साथ है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान. तो शॉर्ट फॉर्म क्या है रिमेंबर करने के लिए? तो शॉर्ट फॉर्म इज बीसीपी और एनएमबीए. बीसीपी एनएमबीए ये शॉर्ट फॉर्म है. अगर आप याद कर सके तो इसको याद कर लें, बीसीपी एनएमबीए. तो हमने इसके पहले भी एक शॉर्ट फॉर्म देखा यूपी कोमा, और हम दूसरा शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं इंडिया के नेबर्स का विथ रिस्पेक्ट टू बॉर्डर्स. सबसे ज्यादा बॉर्डर्स हमारा बांग्लादेश के साथ है. दिस इज नियरली 4096 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर्स. एंड फिर हमारा अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है. तो हम इंडिया का साइज, लोकेशन और उसके नेबर्स को देख रहे हैं. अगर आप जानते हैं कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो देयर आर 6 मोर कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया इन साइज. तो कौन सी है? रशिया, यू कैन हैव China, you can have Canada, you can have USA, you can have Brazil, Australia and India. तो आपसे लाइन से कभी नहीं पूछेगा बट आपको पता होना चाहिए. रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन यू हैव इंडिया. इसका शॉर्ट फॉर्म है रक्कू बाई, RCCUBAI, रक्कू बाई, ये शॉर्ट फॉर्म है. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. आज हमने 3 शॉर्ट फॉर्म देखे, यूपी कोमा, रक्कू बाई और BCP NMB. आगे बढ़ते हैं. ये इंडिया का साइज और लोकेशन का बात था. आगे बढ़ते हैं, हम यूपीएससी में क्वेश्चन देख लेते हैं. जो क्वेश्चन यूपीएससी में 2014 में पूछा है कि कौन सा पेयर ऑफ आइलैंड्स है दैट इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल. क्या अंडमान निकोबार है, क्या निकोबार सुमात्रा है, क्या मालदीव्स एंड लक्षद्वीप है, या जावा एंड सुमात्रा है. तो हमें यहाँ से पता है कि अभी दैट 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार का. जो निकोबार है और सुमात्रा आइलैंड्स हैं ये दोनों सेपरेटेड होते हैं 6 डिग्री चैनल से. मालदीव्स और लक्षद्वीप सेपरेट होते हैं 8 डिग्री चैनल से. और सुमात्रा और जावा ये दोनों इंडोनेशियन आइलैंड्स है, दे आर सेपरेटेड बाय सुंडा स्ट्रेट. दे आर सेपरेटेड बाय सुंडा स्ट्रेट. तो सिर्फ आपको इसका आंसर नहीं पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए बाकी BCD इनके बीच में कौन सा चैनल, इनके बीच में कौन सा डिग्री या इनके बीच में कौन सा स्ट्रेट है, आपको ये भी पता होना चाहिए. मूविंग ऑन, आप एक और क्वेश्चन देखिए 2015 में. ये पूछा था कि कौन सा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है और कौन सा वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है. ये क्वेश्चन काफी इजी है. कौन सा वेस्टर्न मोस्ट है और कौन सा ईस्टर्न मोस्ट है? तो आप जानते हैं वेस्टर्न मोस्ट गुजरात है और ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश. तो इसका आंसर हो जाता है आपका डी. हम देख रहे थे साइज, लोकेशन ऑफ इंडिया एंड हमने साथ साथ कुछ MCQs भी देखे. अब हम जानते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन. हमें पता है कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री से 97 डिग्री तक जाता है, यानी नियरली 30 डिग्रीज का है. 8 से 97 इज नियरली 30 डिग्रीज. और मेन लैंड भी देखेंगे 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक है. तो 8 से 37 ये भी नियरली 30 डिग्रीज का हो जाता है. यानी इंडिया का नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट और वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट और नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट दोनों नियरली 30 डिग्रीज है. बट आप देखेंगे जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है वो सिर्फ 2933 किलोमीटर है. बट नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट जो है आपका 3214 किलोमीटर है. अगर आप ये चीज जानते हैं, दो लैटिट्यूड्स के बीच में हमेशा आपका
जो एंगल होता है वो होता है, अगर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लैटिट्यूड देखेंगे, उनके बीच में हमेशा एंगल होता है 111 किलोमीटर। यही सेम लॉन्गिट्यूड्स के डिस्टेंस भी 111 किलोमीटर होता है, बट वो होता है सिर्फ इक्वेटर पे। सिर्फ इक्वेटर पे दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस 111 होता है। जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाते हैं तब आप देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करते हैं। जैसे जैसे आप लॉन्गिट्यूड, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको दिखेगा कि लॉन्गिट्यूड्स पास आते जा रहे हैं। इसीलिए इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स पास आ चुके हैं, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, तो लॉन्गिट्यूड्स पास आ चुके हैं, इसीलिए ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड कम है, दैट इज अराउंड 2933 किलोमीटर्स, और नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड ज़्यादा है, अराउंड 3214 किलोमीटर। सो इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड इज लेस देन दैट ऑफ नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड। तो हम देख रहे हैं लैटिट्यूडल लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड रफली दोनों 30 डिग्री से, बट नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड ज़्यादा है, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड कम है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, पोल्स की तरफ जाओगे, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड विल ऑलवेज डिक्रीज, whereas the distance between two latitude always remains the same। तो ये आप देख रहे हैं कि क्यों लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का डिफरेंस और उनके साइज का डिफरेंस, उनके बीच में किलोमीटर का डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। ये था साइज, शेप, लोकेशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन दी लॉन्गिट्यूड। और ये जो हमारी इंडिया है, अगर आप देखोगे हमारा डिफरेंस जो है लॉन्गिट्यूड में, हमारा डिफरेंस जो है लॉन्गिट्यूड में वो नियरली 30 डिग्री होता है। क्योंकि हमारा डिस्टेंस लॉन्गिट्यूड में नियरली 30 डिग्री का है, आप देखेंगे कि सनराइज अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले होता है एज कंपेयर टू गुजरात। यानी अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे ही सनराइज हो जाएगा, और यही सनराइज हमारे लिए गुजरात में 6 बजे होगा। तो क्योंकि सन rises in the east, so place like Arunachal Pradesh has early sunrise, whereas the place in Gujarat they have late sunrise. There is a difference of nearly 2 hours, पर वॉच तो दोनों का सेम टाइम ही दिखा रही है। अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे ही अगर सन हो रहा है, बट वॉच तो 4 बजे गुजरात के लिए क्या है, 4 बजे गुजरात में काफी अभी अंधेरा, और इवन रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए भी अभी अंधेरा है। तो हमने कुछ चीजें देखेंगे। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड आपका 30 डिग्री ईस्ट वेस्ट है, इसके कारण 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है, और सनराइज 2 घंटे पहले होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो हमने ये देख लिया कि क्या इसके कारण होता है। इसके कारण एक डिमांड जो रखी जा रही है, क्योंकि सनराइज बहुत जल्दी होता है, तो एक डिमांड रखी जा रही है कि इंडिया ने एक टाइम जोन नहीं फॉलो करना चाहिए, इंडिया ने फॉलो करना चाहिए 2 टाइम जोन। अब इस डिबेट को आगे लेके चलते हैं कि इसकी पहले तो बताइए 2 टाइम जोन की ज़रूरत क्या है, वाई डू वी नीड 2 टाइम जोन। अगर हम 2 टाइम जोन की ज़रूरत देखें तो अब देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। अगर 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है और इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, अब देखते हैं डिस्टेंस क्या है, नियरली 2900 किलोमीटर का डिस्टेंस है नियरली। इतना बड़ा कंट्री है तो एक टाइम जोन रखने की जरूरत नहीं है, आप 2 टाइम जोन रख सकते हैं। तो लोग ये कहते हैं क्यों नीड है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। चाइना में भी एक से ज्यादा टाइम जोन है, रशिया में भी एक से ज्यादा टाइम जोन है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंट्री है। इंडिया भी बहुत बड़ा कंट्री है, तो इंडिया में भी एक से ज्यादा टाइम जोन होने चाहिए। दूसरा रीजन बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो अपना डे लाइट को इतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि ऑफिस तो 10 बजे ही चलते हैं। तो अगर ऑफिस 10 बजे चलते हैं, यानी सुबह 4 से लेकर 10 बजे तक 6 घंटे उन्होंने अच्छे से सनलाइट को यूटिलाइज नहीं कर पाए। सो इट सेज दैट नॉर्थ ईस्ट अपना डे लाइट बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑफिस तो 10 बजे ही चालू हो जाते हैं। तो और आप ये भी देखते हैं जो सनराइज होता है उसके साथ हमारी प्रोडक्टिविटी हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सन से अलाइन होता है। यानी 4 से 10 बजे तक इंसान का जो प्रोडक्टिविटी था वो ऑफिस में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो जो पीपल का प्रोडक्टिविटी है और बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है ऑफिस के टाइम के साथ, तो लॉस ऑफ प्रोडक्टिव लेबर भी होता है। और क्योंकि ऑफिस में आप 10 से रात के अगर 8 बजे तक भी काम करते हैं या 10 से 7 बजे तक भी काम करते हैं, तो अगर सनराइज हो रहा है 4 AM को, तो ऑब्वियसली 3 PM तक सनसेट भी हो जाएगा, 4 PM तक सनसेट भी हो जाएगा। तो आप अच्छे से ऑफिस में भी
नहीं यूज कर पा रहे हैं सनलाइट को, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी डेवलप जलानी पड़ेगी, आपको चीजें जलानी पड़ेंगी आफ्टर 3 PM, आफ्टर 4 PM। तो जब आपको ये लगेगा तो ऑफिस में भी इलेक्ट्रिसिटी का काफी वेस्टेज होगा। और नॉर्थ ईस्ट के कई सेक्शंस ने कंप्लेन किया है कि क्यों एक टाइम जोन होना चाहिए और हमें दो टाइम जोन दीजिए ताकि हम अपने लाइफ को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाए, हम ट्री लाइट को भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, हम प्रोडक्टिविटी को भी यूज कर पाए, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का भी सेविंग हो, इलेक्ट्रिसिटी में जो कॉस्ट है उसका भी हमारा सेविंग होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ सेक्शन ने डिमांड किया है। और नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम ये है दैट दे आर नॉट, उनका जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, अपार्ट फ्रॉम द इंक्रीज इन द कॉस्ट द ऑफिस। तो ये आपका दो टाइम जोन का जरूरत है। अगर हमने दो टाइम जोन लाए तो इससे क्या क्या फायदे होंगे? आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा, आपका वर्कफोर्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। हम एनर्जी कंजम्पशन अगर हमारा घट गया तो हम इंडिया के कार्बन फुटप्रिंट जो है उसमें भी हम हमारा कुछ आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्लाइमेट चेंज को भी हम अच्छे से कुछ कंट्रीब्यूशन देख पाएंगे, पीपल भी अच्छे से काम कर पाएंगे क्योंकि उनकी नेचुरल साइकिल अलाइन होगी। और हम दो टाइम जोन रहेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम विथ डे लाइट टाइम भी सिंक्रोनाइज होगा, तो ऑफिस का डे लाइट टाइम सेविंग होगा, आपका ऑफिस में अच्छे से आपका ये यूटिलाइजेशन होगा ऑफ दी सनलाइट, लोग भी प्रोडक्टिव रहेंगे। आपका अगर दो टाइम जोन रहेगा तो पीपल नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शंस will feel better at work also. There would be less of the energy consumptions in the offices also, which will help us in fighting the climate change and the other related problems. So that is, and अगर हमने एक सिर्फ आधे घंटे से भी बड़ा कर दिया, अगर हमने टाइमलाइन को सिर्फ आधे घंटे से भी थोड़ा सा एडवांस कर लिया, rather than having 82.5, if we keep 90 degree longitude, तो हमारा 2.7 billion units of electricity can be saved every year. तो क्या सजेशन है? एक सजेशन ये है कि 82.5 से आप 90 डिग्री तक ले जाएं, असम वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन को ले आए ताकि इलेक्ट्रिसिटी बढ़े। एक ही टाइम जोन हो तो नॉर्थ ईस्ट के पास रहेगा तो उनके लिए भी फायदा होगा और लेबर प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, हमारा क्लाइमेट चेंज के लिए थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए वो भी हम दे पाएंगे। दैट इज द आइडिया कि क्यों आपकी क्या बेनिफिट्स हैं आपके दो टाइम जोन के। बट अगर हम दो टाइम जोन रखते हैं तो इसके कारण काफी इश्यूज भी आ जाते हैं। कैसे? आपके नेविगेशन में प्रॉब्लम आएगा, रेलवेज की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है आपके रेल के एक्सीडेंट बढ़ जाए। कई नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शंस में सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं, तो अगर हमने दो टाइम जोन कर लिया तो अलग से ही मान लेंगे और आप अब अलग ही दे आर साइकोलॉजिकली डोंट फील अ पार्ट ऑफ इंडिया, सम ऑफ द सेक्शंस इन द नॉर्थ ईस्ट that will give boost, two time zone will give boost to such tendencies। तो आपके रेलवे के एक्सीडेंट्स बढ़ सकते हैं क्योंकि हर बार आपको क्लॉक को सेट करना पड़ेगा, आपकी सेसेशनिस्ट टेंडेंसी बढ़ सकती है, कियोस हो सकता है, आपका मिसमैच अगर हो सकता है ऑफिस टाइम पे, डिफरेंट वर्किंग आवर्स, बैंक का कोई चेक हो गया, कोई फॉइल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, दो टाइम जोन्स हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, आपकी गवर्नमेंट ऑफिस के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लग रही है अगर आप बेसिकली अगर हम देख रहे हैं कि ऑफिस के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा अगर हम दो टाइम जोन रखते हैं। अगर हम दो टाइम जोन रखते हैं तो रेलवे एक्सीडेंट्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर हम दो टाइम जोन रखते हैं तो सेसेशनिस्ट डिमांड्स भी बढ़ सकती हैं। और कैसे डिमार्केट करेंगे दो टाइम जोन में, ये भी प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे में करें क्या? सारे स्टेक होल्डर्स को सेम प्लेटफॉर्म पे लाएं और ये भी कर सकते हैं कि कोई या तो हम ऑफिस के टाइमिंग्स को कोऑर्डिनेट करें या तो फिर हम अगर अगर हम दो टाइम जोन देना चाह रहे हैं तो हम सबके कंसर्न्स को एड्रेस करें, सारे स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करके अच्छे सोल्यूशन पे लाए ताकि लॉस्ट लाइट आवर्स भी सही से यूटिलाइज हो और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिस में भी कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द सिंगल टाइम जोन, द नीड ऑफ सिंगल टाइम जोन, द नीड ऑफ टू टाइम जोन्स, द इश्यूज विद द टू टाइम जोन्स concept. This was the first thing, the first chapter of the India physical environment. Now we will deal with the physiographical divisions of the country. इंडिया के अंदर कौन से फिजियोग्राफी डिवीजन है? फिजियोग्राफी यानी कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ प्लेन्स हैं, कहाँ प्लेटूज हैं, कहाँ कोस्टल प्लेन्स हैं, कहाँ आइलैंड्स हैं। हम पूरे इंडिया को इन 4-5 चीजों में डिवाइड करेंगे। दैट वेयर डू वी हैव
the plains, where do we have the mountains, where do we have the plateaus, and where do we have the coastal region. So if I talk about the physiographic division, the first major physiographic division of the country is the northern mountain. So we have the northern mountain complex. This is about your Himalayas and the trans Himalayas. यहाँ पे Himalayas हैं और आपकी trans Himalayas हैं. This is about the northern mountain complex of the country. The first one physiographic division. उसके बाद second one है आपका plain, the northern plain. इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है आपका. दिस इज द सेकंड डिवीजन. द थर्ड, दिस इज आल्सो द इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. थर्ड आपका जो है वो है आपका पेनिनसुलर प्लेटू. ये ओल्ड ब्लॉक है, स्टेबल ब्लॉक है, हार्ड ब्लॉक है. दिस इज द थर्ड वन. द फोर्थ वन इज द कोस्टल प्लेन, एज यू कैन सी, एंड द फिफ्थ वन इज द आइलैंड्स, द इंडियन आइलैंड्स. तो 5 मेजर डिविजन है. हिमालयस या नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स, प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, coastal plains and the island regions. So these are the physiographic divisions of the country. अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसमें से 3 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन है. नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स, नॉर्दर्न प्लेन एंड दी पेनिनसुलर प्लेटू. तो हमने कोस्टल को अभी और आइलैंड्स को अभी सेपरेटली नहीं लिया है, हमने उसको पेनिनसुलर प्लेटू में ही डाल दिया है. तो 3 मेजर डिविजन हो जाएंगे, नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स, प्लेन्स और दी पेनिनसुलर प्लेटू. ये ओल्ड है, ये यंग है और ये यंगेस्ट है. These are the youngest. The youngest is the northern plains. Himalayas, they are younger feature, and Himalayas, they are young old mountains. तो आज हम हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर आई रीड अबाउट नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स, हमें इंडिया की हिस्ट्री पता होनी चाहिए. हमें ये पता है that India was probably a part of the Gondwana land, and this Gondwana land broke into South America, it broke into Africa, it broke into India, it broke into Antarctica, and it broke into Australia. तो ये आपके सारे कॉन्टिनेंट्स बढ़ गए जो जितने भी सदर्न हेमिस्फीयर के हैं. और देखिए आप, इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर से इंडिया नॉर्थवर्ड मूव करने लगा. तो इंडिया हैज बीन मूविंग नॉर्थ. जैसे इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर से टूट के नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा, तब इंडिया के आपके इंटरैक्शन हुआ यूरेशियन प्लेट के साथ. एज इंडिया इंटरैक्टेड विद द यूरेशियन प्लेट, आपके क्या बन गए, हिमालयस बन गए. तो हम हिस्ट्री जानते हैं. इंडिया वाज टू द साउथ ऑफ इक्वेटर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. इट वाज मच लार्जर इन साइज. ऑस्ट्रेलिया प्लेट वाज अ पार्ट ऑफ इट. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द इंडियन प्लेट broke and the Australian plate moved towards the south and east, and the Indian plate moved towards the north. The northward movement is still continuing. अभी भी ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट चल रहा है और इसके कारण ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट इंडिया यूरेशिया के साथ इंटरैक्ट किया और इस इंटरैक्शन के कारण आपके हिमालयस बने हैं. हिमालयस या नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स क्यों बने हैं? क्योंकि इंडिया कुड इंटरैक्ट. इंडिया while moving from the southern hemisphere, it moved to the northern hemisphere. While it moved to the northern hemisphere, it coincided with the northern Eurasian plate. As it coincided with the Eurasian plate, there have been rise of the northern mountain complex. तो rise of Himalayan range and the northern mountain complex. क्या क्या आता है उसमें? नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स और हिमालयस के बीच में क्या क्या आता है आप यहाँ देख सकते हैं. यू कैन टॉक अबाउट दैट व्हाट ऑल आर देयर इन द नॉर्दर्न माउंटेन complex. So if I talk about the northern mountain complex, in the northern mountain complex you have trans Himalayas, you have great Himalayas, we have middle Himalayas, we have a Shivalik. तो ट्रांस हिमालयाज में भी 3 हैं. यू हैव काराकोरम, यू हैव लद्दाख एंड यू हैव सस्कर. तो नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स को ऐसे समझते हैं दैट आपका यहाँ पे है कुनलुन स्लोप, ये है तिब्बत, ये है यूरेशियन वाला साइड तिब्बतन. इसके बाद है आपका काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर. काराकोरम के पास ही कैलाश है, तो काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर. फिर है आपके ग्रेट हिमालयस, फिर है आपके मिडिल हिमालयस, फिर है आपके शिवालिक्स और फिर है आपके सदर्न प्लेन. तो ये नॉर्दर्न साइड है और ये सदर्न साइड है. आप ऐसे भी देख सकते हैं दैट वी हैव हिमालयस एंड व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स डू वी हैव. दिस इज योर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर. वी हैव हिमालयस, वी हैव मिडिल हिमालयस एंड वी हैव शिवालिक, एंड दिस इज योर तिब्बत रीजन. तो ये तिब्बत है, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है. यू हैव ग्रेट हिमालयस थ्रू आउट, यू हैव मिडिल हिमालयस एंड यू हैव शिवालिक्स throughout. So these are the range of the Himalayas. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. यानी नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स क्या है हमने देखा. नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स इज अबाउट द सीरीज ऑफ द माउंटेन रेंजेस. जितने भी आपके माउंटेन रेंजेस है
उनके सीरीज ऑफ द माउंटेन रेंजेस आप बोलते हैं आपके नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स है। तो नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है? इन द नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स यू हैव काराकोरम, you have Ladakh, you have Zaskar, you have Great Himalayas, you have Shivaliks, and you have Great Himalayas, Middle Himalayas, and Shivaliks. So what is there in the Northern Mountain Complex? In the Northern Mountain Complex, you have the parallel mountain ranges. ये जो mountain ranges है ये young है, ये weak है, ये flexible है, ये flexible है, ये young है और ये weak है। इसीलिए तो mountains 4 mountains हैं, इसे एडविड्स फोल्ड हुए हैं और आपके माउंटेन्स बने हैं। तो यू हैव काराकोरम, यू हैव लद्दाख, यू हैव जास्कर, यू हैव ग्रेट हिमालयस, यू हैव मिडिल हिमालयस, एंड यू हैव शिवालिक्स। They are parallel ranges, they are series of the parallel ranges, they are young, they are folding, they are weak, they are flexible, unlike rigid and the stable peninsular block. These are tectonic in origin. ये जो मूवमेंट हुआ है ये आपका टेक्टोनिक है क्योंकि आपका इंडियन प्लेट कोलाइड की थी यूरेशियन प्लेट के साथ। ये यूरेशियन प्लेट है और Indian plate has actually coincided with the Indian plate has actually coincided with the यूरेशियन प्लेट। तो हमारी इंडियन प्लेट है ये कोलाइड की है विद द यूरेशियन प्लेट। और ये दीज हिमालयास आर डिसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो आप देखते हैं कि जितनी भी रिवर्स हैं इनका ओरिजिन कहाँ है? इनका ओरिजिन टू दी नॉर्थ ऑफ हिमालयास है। यहाँ से आपकी आती है सतलज, सतलज जैसे जाती है हिमालयस को कट करती है, नीचे जाती है। यहाँ से इंदस है, इंदस जाती है, इंदस कट करती है और बाहर जाती है। झेलम ऐसे आती है, झेलम ऐसे जाती है और कट करती है। जितनी भी रिवर्स हैं दे आर कटिंग अक्रॉस हिमालयस। These rivers are dissecting the Himalayas. As they are dissecting the Himalayas, ये काफी सारे लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, gorges, V-shaped valley, rapid, canyons बनाते हैं। अब इन सब का जो सीरीज ऑफ रेंज है हमने देख लिया, ट्रांस हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक्स। अगर आप इनका धीरे धीरे ओरिएंटेशन देखेंगे तो आप इनका ओरिएंटेशन ऐसे देख सकते हैं फ्रॉम योर, I will just again draw so that it will help you in revising the thing. So if I talk about the orientation of the Himalayas, this is the boundary of India. You have this as the Uttarakhand, you have Nepal, you have Sikkim, you have Arunachal Pradesh. अगर हम mountains देखें यहाँ पे आपके northern mountain complex है। In the northern mountain complex you have Trans Himalayas, you have Karakoram, Ladakh, Zaskar, you have Great Himalayas, you have Middle Himalayas, you have Shivaliks. We have Shivaliks. तो आप ओरिएंटेशन देख सकते हैं इनका। The orientation is northwest to southeast. You have north, you have south, you have west, you have east. The orientation is northwest to southeast for Jammu and Kashmir. Yes. The orientation is east to west for Darjeeling and Sikkim. The orientation is southwest to northeast. The orientation is southwest to northeast, southwest to northeast, साउथ टू नॉर्थ ईस्ट यानी ऐसे। अब देख सकते हैं साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है अरुणाचल प्रदेश में, और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है आपका नागालैंड एंड मणिपुर में। तो आपका ओरिएंटेशन दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, देन यू हैव वेस्ट टू ईस्ट, देन यू हैव साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, एंड देन यू हैव नॉर्थ टू साउथ। इनका जो लेंथ है, द लेंथ इज अबाउट 2500 किलोमीटर। That is, this is the length. And if I talk about north to south division, you have around 250 to 400 north to south, and you have 162 north and south. तो इनका north to south हो सकता है 400 से 150 किलोमीटर तक। This is the northern mountain complex. If I talk about, this was the basic idea about the northern mountain complex. अगर हम नॉर्दर्न माउंटेन्स को डिवाइड करें रीजन वाइज, हम सिर्फ नॉर्थ टू साउथ नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमने नॉर्थ टू साउथ देख लिया। अगर हम रीजन वाइज देखें तो आपके कश्मीर में हिमालयस हैं, आपके हिमाचल, दिस इज कश्मीर हिमालयस, आपके हिमाचल और उत्तराखंड में हिमालयस हैं। You have Himalayas in Darjeeling and Sikkim, you have Himalayas in Arunachal Pradesh, and you have eastern hills in the mountains. So if I talk about here also, you can have various Himalayas, you can have Kashmir Himalayas, you can have Punjab Himalayas, you can have Uttarakhand and Himachal Himalayas, you can have the Darjeeling Himalayas, and you can have the northeastern hills. तो ये आपके divisions हैं, west to east divisions हैं। The Kashmir Himalayas, you have Uttarakhand Himalayas, you have West Bengal Himalayas, you have Arunachal Himalayas, and you have Eastern Hills and the mountains. ये कैसे divided है?
ये रिवर की टेरिटरी से डिवाइडेड है, रिवर इनको वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करती है। आप देख सकते हैं दैट हाउ इज द रिवर ट्राइंग टू डिवाइड देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम पंजाब हिमालयस की बात करें तो ये इंदस रिवर और सतलज रिवर के बीच में है। अगर आप कुमाऊं हिमालयस की बात करें तो ये काली और सतलज के बीच में है। अगर आप नेपाल हिमालयस की बात करें तो वो तीस्ता और काली के बीच में। अगर आप अरुणाचल हिमालयस या असम हिमालयस की बात करते हैं तो ये दिहिंग और तीस्ता के बीच में है, दिस इज द दिहिंग रिवर। एंड देन यू हैव द ईस्टर्न हिल्स। तो इंदस और सतलज के बीच में पंजाब, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, राइट। देन तीस्ता और दिहांग के बीच में यू हैव दी अरुणाचल हिमालयस या असम हिमालयस। एंड बियॉन्ड दी दिहांग, बिहाइंड further east to the Dihang, further east to Brahmaputra, you have the eastern hills. तो सबसे पहले पंजाब हिमालयस देखते हैं। They are between Indus and Satluj. They are also known as Kashmir Himalayas. They are known as Himachal Himalayas. कश्मीर हिमालयस या हिमाचल हिमालयस। सतलज और रावी के बीच, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं। नेपाल इज बिटवीन काली एंड तीस्ता, तीस्ता एंड दिहांग के बीच में है असम। एंड आपका पटकाई, नागा, मणिपुर एंड मीजो हिल्स जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न, is a part of the eastern. So we were looking at the Himalayas, the western west to east division of the Himalayas. एक बार इन हिमालयस को आप क्लोजली भी देख सकते हैं कि आपका कश्मीर में कौन से हिमालयस हैं, कश्मीर में कैसे हिमालयस हैं और ईस्टर्न हिमालयस में कैसा दिखता है। तो दिस इज द वेस्टर्न हिमालयस, दिस इज द ईस्टर्न हिमालयस। यू कैन सी दिस इज पामीर नॉट। नॉट मीन्स जहां से आपकी कई सारे माउंटेन चेन निकल सकते हैं। तो पामीर नॉट से आपका हिंदू कुश है, पामीर नॉर्थ से आपका कुनलुन है, पामीर नॉर्थ से आपका काराकोरम है। यहाँ देख सकते हैं काराकोरम, यही लद्दाख है, यहाँ कैलाश रेंज है। दिस इज जास्कर। यू हैव ग्रेट हिमालयस, यू हैव मिडिल हिमालयस विच इज ब्रोकन एंड देन यू हैव दी शिवालिक्स। तो ये आपके सारे हिमालयस हैं, आपने देख लिया यहाँ पे। और रिवर्स भी आप देख सकते हैं कि रिवर्स इन हिमालयस को कट करती हुई आती है। तो हम रिवर्स देखते हैं। यू हैव इंदस, you have Indus, okay, you have these as the Indus, you have from Shipkila you have Satluj, सतलज है। आप ब्यास देख सकते हैं, ब्यास और सतलज एक वेटलैंड पे मिलते हैं। ब्यास और सतलज एक वेटलैंड पे मिलते हैं, क्या आप उस वेटलैंड का नाम बता सकते हैं? देन यू हैव झेलम जो बॉर्डर बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये है आपकी चेनाब जो बारालाछाला के पास से आ रही है। ये है आपकी रावी, आपकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये हमने देख लिया, वी हैव सीन दिस। आप यहाँ केटू पार्क पीक देख सकते हैं, आप यहाँ नंगा पर्वत पीक भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कौन से माउंटेन रेंजेस देखे? काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। आपने कौन से इसमें पीक देखे? आपने जो पीक देखा, आपने देखा केटू पीक देखा, आपने नंगा पर्वत देखा, नंगा पर्वत देखा। जो अगर आप पास देखें तो आप यहाँ पे शिपकीला पास देख रहे हैं। We've seen a pass called as शिपकीला पास, द शिपकीला पास। और हमने ये सब माउंटेन रेंजेस देखे। हमने एक और पास देखा, दैट इज योर बारालाछाला, बारालाछाला, हमने ये भी हमने पास देखा। अगर हम ईस्टर्न हिमालयस की बात करें, ईस्टर्न हिमालयस में ये है आपके ग्रेट हिमालयस। यहाँ पे भी देखें आप काफी पीक देखेंगे, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये सब आपके पीक्स हैं। नामचा बरवा, ये सब आपके पीक्स हैं ईस्टर्न हिमालयस में। ईस्टर्न हिमालयस में पीक्स हैं नामचा बरवा, केटू, नामचा बरवा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड मकालू। ठीक है, मकालू, माउंट एवरेस्ट, यू हैव कंचनजंगा एंड यू हैव नामचा बरवा। ये आपके पासेस हैं। अगर आप हिल्स देखें तो आपकी दाफला हिल्स है। पास देखेंगे तो बोमडीला पास है, जेलेपला पास है, बोमडीला एंड जेलेपला। यहाँ जेलेपला भूटान के पास है, बोमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में। आप बाकी हिल्स देख सकते हैं, पटकाई, नागा, मीजो, ये सब आपकी हिमालयस का ही पार्ट है। गारो खासी जयंतिया हिमालयस का पार्ट नहीं, वो किसका पार्ट है? वो पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। तो ईस्टर्न हिमालयस में हमने एवरेस्ट देखा, हमने कंचनजंगा देखा, हमने नामचा बरवा देखा, हमने मकालू पीक्स देखे। पास हमने देखा जेलिपला एंड यू हैव सीन बोमडीला। You also have seen that there are Patkai, Naga, Mizo hills. Patkai, Naga, Mizo and the Manipuri hills are also there. You have Manipuri hills also
there. So these are the part of the eastern Himalayas. As we move on, हम एक एक हिमालयस के बारे में देखते हैं अब. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद कश्मीर हिमालयस. कश्मीर में आप देख रहे हैं कितनी सारी रेंजेस हैं. काराकोरम, यू हैव लद्दाख, यू हैव जास्कर, यू हैव ग्रेट हिमालयस एज दी रेंजेस. तो आपके सारे हैं ग्रेट हिमालयस, और पीर पंजल भी दिख रहा है. तो आपके सारे रेंजेस आपको कश्मीर में दिखते हैं. यू हैव काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक्स. यहाँ पे अगर आप कभी कश्मीर गए हैं, वहाँ पे श्रीनगर सिटी है. श्रीनगर सिटी में एक लेक है विच इज दाल लेक, विच इज अ रेमिनेंट ऑफ द अर्स्टवाइल वूलर लेक. तो दो तीन चीजें हैं यहाँ पे. वैली ऑफ कश्मीर है, यहाँ डल लेक है, यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं. ये सियाचिन है, ये सियाचिन है. यू हैव गिलगिट ग्लेशियर हियर, यू हैव अक्साई चिन हियर. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है सियाचिन, गिलगिट एंड अक्साई चिन. यहाँ पे बहुत फेमस वैरायटी होती है सैफरॉन की, करेवा सॉइल में, जिसको आप जाफरान कहते हैं. हमने पासेस यहाँ देख लिए, जोजिला, बनिहाल, फोटुला एंड खारदुंगला. तो बनिहाल पास, खारदुंगला, फोटुला एंड जोजिला, ये पासेस आपके कश्मीर हिमालयाज में हैं. तो कश्मीर हिमालयाज का सॉइल, कश्मीर हिमालय में रेंजेस, कश्मीर हिमालय में पीक्स, कश्मीर हिमालय में पासेस, कश्मीर हिमालय में क्रॉप एंड आपके कुछ ग्लेशियर्स भी हमने कश्मीर हिमालयस में देखे हैं. हमने दाल लेक भी देखा, वूलर लेक भी देखा, आपके ग्लेशियर्स देखे, आपका साफरान देखा, और हमने कुछ पासेस यहाँ पे देखे हैं. जोजिला, फोटुला, you have seen the Banihal Pass and you have seen the Khardungla Range. As we move on to Kashmir Himalayas, यहाँ पे हमने लेक्स तो देख ही लिया, दाल लेक एंड दी वूलर लेक. श्रीनगर सिटी है. अलॉन्ग विथ ये तो दोनों फ्रेश वाटर लेक थे. आपकी कुछ सॉल्ट वाटर लेक भी हैं. एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट वाटर लेक है आपका पैंगोंग सो, जो इंडिया और चाइना के बीच में है. पैंगोंग सो, और यहाँ पे कहीं है आपका सो मुरारी. ये दोनों सॉल्ट वाटर लेक है. यहाँ से कौन सी रिवर्स जाती है? इंदस, झेलम एंड चिनाब. यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर्स भी हैं. वैष्णो देवी, अमरनाथ के, चरारे शरीफ, ये सब आपके पिलग्रिमेज सेंटर है. यहाँ पे आपकी जो रिवर झेलम है, एज यू कैन सी दिस रिवर झेलम टेंड्स टू मियांडर. ये मियांडर करने लगती है क्योंकि इसकी लोकल बेस लेवल काफ़ी है. तो इसकी लोकल बेस लेवल है, इसलिए रिवर मियांडर करती है, और लोकल बेस लेवल आपको दाल लेक पे मिलता है. तो आपके कश्मीर हिमालयंस में क्या पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, क्या पासेस हैं, क्या लेक्स हैं, क्या फ्रेश वाटर लेक्स हैं, क्या सॉल्ट वाटर लेक्स हैं. व्हाट अबाउट दी रिवर्स देयर? दैट व्हाट वी हैव सीन फॉर द कश्मीर हिमालयस. अब आते हैं सेकेंड हिमालयस पे, दैट इज योर हिमाचल हिमालयस और दी उत्तराखंड हिमालयस. हमने देखा कि सतलज और काली के बीच में जो आपकी है वो है आपकी हिमाचल हिमालयस या उत्तराखंड हिमालयस. तो दिस इज बिटवीन रावी और सतलज ऑन द वेस्ट एंड द काली ऑन द ईस्ट. ये दोनों रिवर सिस्टम से ड्रेन करती है. यहाँ पे गंगा भी जाती है और यहाँ से आपकी इंदस भी जाती है. तो यहाँ पे गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरीज, तो आपने यहाँ पे गंगा की कौन सी चीजें हैं? यहाँ पे यू हैव यमुना एंड घाघरा. You have three Himalayas ranges which are visible here. You have Great Himalayas, आप देख सकते हैं यहाँ Great Himalayas भी दिख रहे हैं. आपको मिडिल हिमालयस यानी धौलाधार रेंज भी दिख रही है, नाग तिब्बा रेंज, कुमाऊं रेंज दिख रही है, और यहाँ पे शिवालिक्स भी दिख रही है. तो यू कैन सी यहाँ पे तीनों रेंज विजिबल है. यू हैव ग्रेट हिमालयस, यू हैव धौलाधार, यू हैव शिवालिक्स which are being visible here. So this is about the हिमाचल हिमालयस एंड द उत्तराखंड हिमालयस. इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, धर्मशाला, कौसानी, शिमला, ये सब आपके इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर. यहाँ पे दून्स हैं. यू हैव चंडीगढ़ दून, हरिके दून, देहरादून, कोटला दून, कोटा दून, ये सब आपके इंपॉर्टेंट दून्स हैं. यहाँ पे एक फेमस ट्राइब्स मिलती हैं जिसको आप कहते हैं भोतिया ट्राइब्स. ये भोतिया ट्राइब्स माइग्रेट करती हैं भूग्याल्स पे, बेसिकली ट्रांसह्यूमेंस करती हैं. तो ये माउंटेन है. आप देखते हैं कि माउंटेन में विंटर्स में बहुत सिवियर कंडीशन हो जाएंगी, बहुत ठंडा हो जाएगा. तो क्या करते हैं, काउस के नॉट एक्चुअली गिव, काउस इन द कैटल ये मिल्क यील्ड अच्छी नहीं देंगे, इसलिए ये वैलीज पे आ जाते हैं विंटर्स में, ताकि काउ यहाँ पे रह के यील्ड दे सके. जब वापस समर होता है तो ये वापस ऊपर चले जाते हैं. तो विंटर में पीक से लेके वैली में जाते हैं, और समर्स में वैली से लेके वापस पीक पे जाते हैं. इसको आप ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं. ये समर ग्रासलैंड यानी जो वैली में जो समर ग्रासलैंड है वहां पे जाते हैं,
ठीक है। समर ग्रासलैंड्स यानी ऊपर जो रीचेस में आपकी ग्रासलैंड्स है वहां पे जाते हैं, नॉट इन द वैली बट इन द हायर रीचेस, इसको आप बुग्याल कहते हो। ग्रासलैंड्स को बुग्याल कहते हो, ट्राइब्स को आप भोतिया ट्राइब कहते हो। तो ये ड्यूरिंग द समर्स दे एक्चुअली गो इन द हायर रीचेस एंड दे रिटर्न टू द वैली ड्यूरिंग द विंटर्स। विंटर्स में वैली में आते हैं क्योंकि ऊपर बहुत ठंडा होता है तो नीचे आ जाता है। समर में ये वापस हायर रीचेस पे जाते हैं जिसके ग्रासलैंड्स को आप कहते हो बुग्याल। यहाँ पे भी आपकी फेमस टूरिस्ट साइट है, आपने जैसे कश्मीर में देखा था चरारे शरीफ, अमरनाथ केव, आपने देखा था दी वैष्णो देवी, यहाँ पे भी आपकी काफी पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो 4 धाम हैं देख सकते हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वैली ऑफ फ्लावर्स, और हेमकुंड साहिब भी यहाँ पे है। हेमकुंड साहिब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे ही है। और हम यहाँ पे ऑलरेडी आपके हिल स्टेशन देखे हैं, काउसानी, यू हैव कसौल, यू हैव कसौली, यू हैव अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत, शिमला, मसूरी, धर्मशाला, ये सब आपके मैक्लोडगंज, ये सब आपके आपके इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन यहाँ है। सो वी सीन कश्मीर हिमालयस, वी सीन उत्तराखंड एंड दी हिमाचल हिमालयस। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर हिमालयस विच इज योर दार्जिलिंग एंड दी सिक्किम हिमालयस। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस को देखते हैं। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट जो पीक है दैट इज योर कंचनजंगा पीक। तो आपका इंपॉर्टेंट पीक इज दी कंचनजंगा पीक। As you can see, you have a Kanchenjunga peak here. You can also see that you have a river that is passing through here. This is your river Teesta. ये यहाँ से पास होती है। आप जलिपला भी देख सकते हो। हम इस रीजन को देख रहे हैं, दार्जिलिंग और सिक्किम के रीजन को। कंचनजंगा, जलिपला, यू हैव रिवर तीस्ता फ्लोइंग हियर। यहाँ पे एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ भूटान है। दे आर फ्लैंक्ड बिटवीन द नेपाल हिमालयस एंड द भूटान हिमालयस। यहाँ से रिवर तीस्ता पास होती है। यहाँ पे कंचनजंगा पीक है। यहाँ पे जो ट्राइब मिलते हैं उसको आप लेपचा ट्राइब कहते हैं। लेपचा ट्राइब इज फेमस फॉर सिक्किम। और इसका जो रीजन है, दार्जिलिंग की चाय, सिक्किम की चाय, तो ये वाला रीजन इज फेमस फॉर द टी कल्टिवेशन। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप जो है बहुत स्टीप नहीं है, मॉडरेट स्लोप है। सॉइल भी काफी यहाँ पे थिक होता है, थिक सॉइल। अच्छा ऑर्गेनिक कंटेंट होता है सॉइल में, काफी सारा आपके लीव्स, लिटर, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छे से आती है और यहाँ पे माइल्ड विंटर्स भी है। ये गेटवे टू द हिमालयस है एंड देयरफॉर इसको द्वार भी कहते हैं। तो ये जो सिक्किम रीजन है, दार्जिलिंग रीजन है, इसका सॉइल अच्छा है, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है, रेनफॉल भी आती है, मॉडरेट स्लोप्स भी हैं, इसीलिए ये दे आर फेमस फॉर दी टी कल्टिवेशन। और यहाँ पे द्वार होते हैं क्योंकि दे आर कंसिडर्ड एज अ गेटवे टू दी हिमालयस। Then moving on to the other Himalayas, that is your Arunachal Himalayas. The Arunachal Himalayas, the last of the Himalayas, the Arunachal Himalayas. Again, if I look at Arunachal Himalayas, if I look at carefully here, you can observe many things of the Arunachal Himalayas. आप जो चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ देखिए। About the Arunachal Himalayas, you can see this one, that there is an important peak called as नामचा बरवा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पीक है, जो है आपका पीक है, दैट इज कॉल्ड एज दी नामचा बरवा। तो ये इंपॉर्टेंट पीक जो है, दिस इज योर नामचा बरवा, NAMCHABAR वे, नामचा बरवा। ये नामचा बरवा से लेके दीफू पास तक आपके जो हिमालयस हैं वो अरुणाचल हिमालयस हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक नामचा बरवा है। यहाँ से इंपॉर्टेंट रिवर आपकी ब्रह्मपुत्र आती है। अब काफी सारी और भी रिवर्स हैं ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, केमांग, सुबानसरी, दिबांग, दिहांग, लोहित। और यहाँ के जो ट्राइब्स हैं, यहाँ पे ट्राइब है मोनपा, अभोर, मीशमी, यू हैव नीशी, यू हैव नागा। मीशमी नहीं बोलना चाहिए, नीशी बोलना चाहिए। अभोर, यू हैव नीशी, यू हैव मोनपा एंड यू हैव दी नागा ट्राइब्स। और ये जो ट्राइब्स हैं ये करते हैं झुमिंग या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो ये फॉरेस्ट है, इसको कट करेंगे, इसको जला देंगे, फिर यहाँ पे आप एग्रीकल्चर करोगे। फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर करने के बाद आप इस जगह को छोड़ दोगे और आपका फॉरेस्ट आएगा। फिर आपका ये सेकेंडरी फॉरेस्ट बनेगा। पहले आप फॉरेस्ट को कट करते हो, स्लैश करते हो, कट करते हो, बर्न करते हो, फिर वहाँ एग्रीकल्चर करते हो, उसके बाद उसको छोड़ देते हो, तो फिर वापस से आपका फॉरेस्ट आना स्टार्ट होता है। तो ये है आपका शिफ्टिंग कल्टिवेशन, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे ये शिफ्ट होते जाओगे। आपने एक बार इस जगह को छोड़ दिया खाली, अब दूसरी जगह का फॉरेस्ट जाके काटोगे, तो स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहते हैं। हम अरुणाचल हिमालयस पे देख लेते हैं, वी हैव नामचा बरवा, वी हैव
ब्रह्मपुत्र वी हैव दिहांग, दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, ये सब आपकी है। यहाँ पे आपका कंचन टुवर्ड्स द अरुणाचल हिमालयस यू हैव शिफ्टिंग कल्टिवेशन, यहाँ पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी होता है। और यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं, यू हैव मोनपा, अभोर, नीशी ट्राइब्स, ये आपके यहाँ पे ट्राइब्स हैं। तो हम ट्राइब्स हमने उत्तराखंड में देखा था भोतिया ट्राइब, हमने सिक्किम में देखा लेपचा ट्राइब, अब हम अरुणाचल प्रदेश में काफी सारे आपके ट्राइब्स देख रहे हैं। आपके ये जो क्वेश्चंस हैं, इस पे मैप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक जगह दे देगा, उधर का पिलग्रिमेज सेंटर पूछ सकता है, वहां से कौन सी रिवर पास होती है वो पूछता है, वहां पे आपकी क्या इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी वो पूछ सकता है। तो जब आप हिमालयस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हिमालयस ना पढ़े, उसके इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर, उससे रिवर्स, वहां पे कौन से पीक्स हैं, वहां पे कौन से पासेस हैं, वो भी आप देखें, क्योंकि क्वेश्चन मैपिंग के यहीं से बनते हैं। The last one is the eastern hills and the mountains. The eastern hills and the mountains. Like if this is your अरुणाचल प्रदेश, ये अगर आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ये जो पार्ट है, दिस पार्ट बिकम्स योर ईस्टर्न हिल्स। ईस्टर्न हिल्स में जनरल ओरिएंटेशन आप देख रहे हो नॉर्थ टू साउथ है, जनरल ओरिएंटेशन इज नॉर्थ टू साउथ। इनके लोकल नाम क्या है? पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो या दुशाई हिल्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर जो होती है वो है बराक रिवर, और मणिपुर में बहुत फेमस लेक है लोकटक लेक। अब ये देख सकते हैं, ये लोकटक लेक है, इसमें एक कल्टिवेशन होता है, इसमें एक वेजिटेशन होता है, इसको आप फुमड़ी वेजिटेशन कहते हो। तो ये जो लेक है, ये जो नेशनल पार्क है, इसकी जो वेजिटेशन है वो ये है फुमड़ी वेजिटेशन। और ये वेजिटेशन एक जगह रहती नहीं है, ये फ्लोट करती रहती है, तो ऐसे लगता है कि पूरा का पूरा नेशनल पार्क फ्लोट कर रहा है। इसीलिए लोकटक लेक में आपका जो नेशनल पार्क है उसको आप केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, उसको आप फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी फ्लोटिंग नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि नेशनल पार्क में जो वेजिटेशन है फुमड़ी, वो फ्लोट करती रहती है, तो ऐसे लगता है पूरा का पूरा नेशनल पार्क फ्लोट कर रहा है। इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं, इसको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसमें आपका एक, और क्योंकि स्वैम्पी रीजन है, क्योंकि लेक है, क्योंकि स्वैम्पी रीजन है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डियर मिलता है। जब ये डियर इस वेजिटेशन पे चलता है, इस स्वैम्पी रीजन पे चलता है, तो ऐसे लगता है उसके गेट से, उसके मूवमेंट से कि डियर जो है वो ऐसे ऐसे चल रहा है स्वैम्पी रीजन पे, तो ऐसे लगता है ये डांस करता है। तो यहाँ पे आपका जो डियर है उसको आप डांसिंग डियर बोलते हो, तो ये डांसिंग डियर है। तो लोकटक लेक, वहाँ पे आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे फुमड़ी है, उसमें एक डियर होता है जो कि ऐसे लगता है कि बस डांस कर रहा है फुमड़ी पे या आपके वेटलैंड्स पे, इसलिए उसको आप डांसिंग डियर भी कहते हो। उसका एक्चुअल नाम है संगाई डियर। और संगाई डियर का IUCN स्टेटस क्या है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो ये था आपका मणिपुर। मिजोरम में भी आपके बेसिन है, दैट इज मोलासेस बेसिन, जो आपके काफी सारे सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, उस बेसिन को आप कहते हो मोलासेस बेसिन। ये आपका मिजोरम में मिलता है। तो ये था आपका हिमालयस, द कश्मीर हिमालयस, उत्तराखंड हिमालयस, we understood about the Darjeeling and the Sikkim Himalayas, Arunachal Himalayas, and we understood about the eastern hills and the mountains. So this is from my side for today. We continue with the physiography of India in the next upcoming video. Bye bye.